अजित पवार उससे सहमत क्यों नहीं थी? क्या उनका अपना मुस्लिम वोट बैंक जो एनसीपी के साथ रहा है वो चाह रहे थे कि वो भी उनके खाते में आए, क्योंकि पश्चिम महाराष्ट्र जहां वो फाइट करते हैं, कॉन्टेस्ट करते हैं, उन इलाकों में मुस्लिम वोटर भी एक निर्णायक भूमिका में, वो उनको डर था। इसमें मैं दो तीन चीजें जोड़ना चाहूंगा। मेरा पर्सनल एनालिसिस ये है कि पहली बात तो देखिए, अजीत पवार जो है वो बहुत ज्यादा इस टाइम पे स्ट्रांग नहीं है। उनका जो भी वोट बैंक मिल रहा है, मेजॉरिटी जो उनकी जीत हमें दिख रही है उनकी पार्टी की, उनके जो एक तरीके से गुट हो गया इसका एनसीपी का, वो ज्यादा से ज्यादा जो इनकी बीजेपी के वोटर्स हो गए और शिंदे के वोटर्स हो गए, उसकी वजह से अजीत पवार की परफॉर्मेंस फिर भी थोड़ी ठीक ठाक रहेगी। अब इसमें देखना ये देखिए, जो उनका बयान था वो बिल्कुल है कि वो अपना जो कोर वोट बैंक है, जो उनके वोटर्स हैं, जो थोड़ा मतलब मुस्लिम वोटर्स भी हैं, वो उनको अपनी तरफ से दूर नहीं जाने देना चाहते। तो ये एक तरीके से उनका वो है कि भाई हिंदुत्व वोट मेरे को भाजपा और शिंदे की तरफ से मिल जाएगा, और जो मेरा वोट है वो मैं इस तरीके के बयान देके उनको मैं अपने पास रख लूंगा। मैं भी जोड़ना चाहता हूँ, अजीत पवार शायद अपना दरवाजा खुला रखना चाहते हैं वापसी का। मैं आता हूं सर आपके पास। क्योंकि वो अगर आगे चल के उनको वापस इधर से निकल के उधर जाना हो तो वो मुस्लिम वोट बैंक जो उनका है वो इंटैक्ट रहे। छोटी सी आयुष जी एक बात इसमें जल्दी कंप्लीट करिए, दो मेहमान और वेट कर रहे हैं। देखिए इसमें क्या है, मैं सर से थोड़ा, कृष्णन जी से थोड़ा डिसएग्री करता हूं। उल्टा मेरे को यह लगता है कि एनसीपी जो शरद पवार का धड़ा है वो बीजेपी को सपोर्ट दे सकता है। अब चलिए, अब इसको देखेंगे, 2-3 दिन में क्लियर हो जाएगी तस्वीर। हमारे साथ संजय द्विवेदी जी, शिवसेना यूबीटी के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और साथ ही हमारे साथ भरत भूषण सर, वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ गए। लेकिन भरत सर, सबसे पहले आपकी ही प्रतिक्रिया, जो आंकड़ा हम देख रहे हैं एग्जिट पोल का, सुपर एग्जिट पोल का, कितना सही या कितना आपका आकलन? सर सबके अलग अलग एग्जिट पोल हैं, लेकिन अगर देखा जाए पूर्ण बहुमत में कोई सरकार नहीं आ रही है। पूर्ण बहुमत जो दिखाया जा रहा है, जमीनी हकीकत पर आप जाएंगे नहीं, अगर इन अलायंस को आंकड़ा नहीं मिल रहा है तो फिर अदर्स को कितना आंकड़ा आप दे रहे हैं? क्योंकि फिर अगर नहीं मिलता है बहुमत का आंकड़ा, फिर अदर्स बहुत डोमिनेटिंग हो गया, आपका ये मानना? मात्र 5-6 सीट के लिए रहेगा दोनों का मिलाकर अदर्स में। आप ये चौंकाने, गठबंधन ऐसा होगा सर, इलेक्शन के बाद आप देख लेंगे, फिर से हमको बुलाएंगे आप कि कैसे। नहीं, लेकिन इस आकलन के पीछे कोई रीजन होगा, बुनियाद होगी, अगर बताएं आप जो समझ रहे हैं। बहुमत नहीं है, सबका अपना अपना आंकड़ा है, हम लोग अपने हैं। 24 साल से मैं भी विधानसभा देख रहा हूँ, अपने जो रिपोर्टिंग करता हूँ विधानसभा। ठीक है, वो बात उसका पूरा सम्मान है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि आपने अपने अनुभव से क्या देखा कि आपको लग रहा है कि कोई भी अलायंस बहुमत के आंकड़े तक नहीं पहुंचेगा, फिर अदर्स की भूमिका क्या होगी? अदर्स के मामला नहीं, देखिए जेएमएम का कुछ सीट बढ़ने का है कि ये पॉकेट जो जेएमएम का जो संथाल परगना है वो अपना पॉकेट है, उसी के बल पर। अच्छा, झारखंड को लेकर आप बताते, माफी, मैं महाराष्ट्र को लेकर कंसिडर करने लगा। ठीक है सर, यानी कि झारखंड में आप मान रहे हैं कि दोनों ही तरफ से टफ फाइट दिखेगी, लेकिन आंकड़ा बहुमत तक नहीं पहुंचेगा, आपका ये मानना है? नहीं पहुंचेगी दोनों में किसी का। तो अदर्स में किस किस दल को आप देख रहे हैं? क्या निर्दलीय भी इसमें एक अहम फैक्टर होने वाले हैं? निर्दलीय एक सीट लाने वाला बहुत लोग हैं, 4-5 आदमी ऐसे जो एक सीट आएगा, पार्टी से है, जो क्षेत्रीय पार्टी है उसके लिए। ठीक है, और इस पर हम गहनता से और चर्चा करेंगे। लेकिन संजय द्विवेदी जी, पहला रिएक्शन आपका इस आंकड़े पर, जो फिलहाल एनडीए के पक्ष में जाता दिख रहा है। एग्जिट पोल ही है, तभी एग्जैक्ट पोल के लिए हमको 2 दिन का और इंतजार करना होगा, लेकिन फिर भी आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, एग्जिट पोल गलत नहीं होते हैं, या चाहे एआई पोल हो चाहे एग्जिट पोल हो, गलत नहीं होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है, जिनका हमने सर्वे किया, जिनका हमने लिया, वो वोट डालने गए कि नहीं गए। जो आप कभी भी देखते हैं कि एग्जिट पोल नहीं सर्वाइव कर पाता है, एग्जिट पोल गलत हो जाता है, एग्जिट पोल नहीं होता है। हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, आप एग्जिट पोल पर अगर आपका सवाल है भी तो मुझे पर्सनली कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये एग्जिट पोल ही है, गलत हो ही रहा है तो उस पर कोई वो भी लिबर्टी आप ले सकते हैं। ज्यादा हो जाता है तो फर्क नहीं पड़ता है। मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, झारखंड पे पहले मैं आता हूँ, फिर मैं महाराष्ट्र चर्चा करूंगा, थोड़ा समय दें तो। बोलिए। झारखंड में मैं इसलिए चर्चा करना चाहता हूँ, झारखंड में जिस तरह से हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया, और इसके बाद जो है वहां पे जो हाईकोर्ट ने जो उनको दिया बेल जब दी, तो उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया था, इन पे जो इल्जाम लगाया गया था वो तो इल्जाम कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है, और उनको जमानत दे दी। अच्छा, इसी बीच क्या हुआ, उनकी वाइफ कल्पना सोरेन ने एक मजबूती से राजनीति में अपने को झोंक दिया। आपने शायद देखा होगा कि कल्पना सोरेन जो जब मीटिंग करने जाती थी तो शायद महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा होती थी। उन्होंने महिलाओं को मोटिवेट किया,
महिलाओं से उन्होंने बातचीत की और महिलाओं को काफी आगे बढ़ के उनका महिलाओं ने समर्थन किया। जो एक चीज देखने में इस बार जो मिली झारखंड में, वो एक नई चीज देखने को मिली। हेमंत सोरेन तो अलग प्रचार कर रहे थे, लेकिन कल्पना सोरेन का प्रचार एक अपना अलग था और उनका बिल्कुल मोटिवेशन था महिलाओं की तरफ। तो जो मैं कह रहा हूँ कि इस तरह से अगर मोटिवेशन उनका महिलाओं की तरफ सही हुआ है, तो मेरा जो अनुमान कह रहा है कि महिलाओं के वोट प्रतिशत झारखंड में ज्यादा होगा। अगर महिलाओं प्रतिशत ज्यादा है तो कोई बड़ी बात नहीं होगी कि जेएमएम सरकार बना ले। अब आइए हम महाराष्ट्र पे। महाराष्ट्र में देखिए, जो महाविकास अघाड़ी बनी है वो 2019 में बनी थी। 2019 के बाद उपचुनाव तमाम हुए वहां पे। इसके बाद उपचुनाव के बाद सबसे बड़ा चुनाव जो हुआ वो लोकसभा हुआ, क्योंकि महाविकास अघाड़ी का जो वोट है, शेयर वोट जो है, वो आपस में ट्रांसफर हो रहा है। जो वोट जो ट्रांसफर हो रहा है वो उपचुनाव में भी हुआ और आपके लोकसभा चुनाव में भी हुआ। इसके बाद आप देखिए महायुति, देखिए आप महायुति में शिंदे जी हैं या अजीत पवार है, भारतीय जनता पार्टी, इनका कितना वोट शेयर आपस में होगा ये बहुत बड़ी बात है। अगर कितना वोट ही कर पाएंगे आपस में। लेकिन इसके बावजूद अगर संजय जी आपकी पार्टी के हिसाब से देखा जाए, शिवसेना यूबीटी के हिसाब से देखा जाए, तो जो भी गेन है शिंदे गुट का वो आपका नुकसान ही है, ये तो समझना ही होगा। एग्जिट पोल सही हो तो भी, गलत हो तो फायदा नुकसान कोई बात ही नहीं होती, किसका फायदा किसका नुकसान, ये तो अलग चीजें हैं, ये तो राजनीति है, किसका फायदा हुआ किसका नुकसान हुआ। लेकिन जब हम गठबंधन हमने बना लिए तो गठबंधन जीतने के लिए रहता है ना, फायदा नुकसान तो अलग की बात हो गई, वो तो अलग बात है। जब अलग हुए हैं तो 2-4% जो भी परसेंट उनका वोट होगा बीजेपी, तो उनको जो वोट मिलेगा वो अलग हो जाएगा। मैं दूसरी बात पे आता हूँ। इसके बाद क्या हुआ, 2.5 साल में जो हमारे, देखिए महाराष्ट्र की जनता को इसमें क्या जरूरत थी, मैंने भी काफी देखा है वहां पे, बाकी लोगों ने, हमारे सब वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने भी देखा होगा। महाराष्ट्र में सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा था जो महिलाओं के बीच में था, महंगाई का। जब नौजवानों से बात की जा रही थी उनका था रोजगार के लिए, महिलाएं भी रोजगार के लिए परेशान थी। दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट क्या था, जो महाराष्ट्र में प्रोजेक्ट लगने उन प्रोजेक्टों को जो हटाया गया, देखिए ये भी एक माइनस पॉइंट भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के लिए जाएगा कि जो प्रोजेक्ट हटाए गए उससे उसका जो इतना ज्यादा लोगों के पास पहुंचा, संदेश पहुंचा कि साहब 2.5 लाख से ज्यादा नौकरियां, अगर अब ये इतना लोकलाइज इलेक्शन था या नहीं, ये तो अब नतीजों के साथ ही पता चल पाएगा। वो तो देखिए बात की बात है, मैं तो अभी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ, उस पर भी आऊंगा, लेकिन क्या है क्या नहीं है मैं लौटता हूँ संजय जी। लेकिन हर्ष जी, 2.5 लाख दोनों ही अलायंस, मैं लौटता हूँ संजय जी, लौटता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल नौकरियों का मुद्दा बिल्कुल यकीनन बढ़ा रहा होगा। मैं संजय जी लौटता हूँ। उसका एक असर पड़ेगा। और चूंकि महाराष्ट्र की जनता ने अगर ऐतिहासिक जीत लोकसभा में चुनाई थी है, क्योंकि जनता जो है 1-2% की मैं बात नहीं करता कि वो तुरंत आगे चेंज। लेकिन सर वो दिल्ली में हम पैटर्न देखते हैं, दिल्ली में ही हम लोग लगातार हर बार लोकसभा इलेक्शन विधानसभा में डिफरेंस देख लेते हैं। अब इस बार क्या रहेगा महाराष्ट्र में तो नतीजे बताएंगे।